एक और बेहतरीन सेशंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी आपको 3 PDF दी जाएगी। कुल कितनी PDF दी जाएगी? 3 PDF दी जाएगी। एक PDF तो जो क्लास की चल रही है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वो दिया जाएगा। दूसरी PDF आपके सामने है, ये इंग्लिश में होगी और ये कैसी होगी? ये A4 साइज़ की होगी, जिसे आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये A4 साइज़ की होगी। ये दोनों भाषाओं में दी जाएगी, आपको हिंदी में भी दी जाएगी और इंग्लिश में भी दी जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये नोट्स कहाँ से बनाए गए हैं, तो ध्यान दीजिए, ये नोट्स पूरी तरीके से बनाए गए हैं किससे? NEP 2020 के ड्राफ्ट से। NEP 2020 के ड्राफ्ट से बनाई गई हैं। और इसमें है क्या खास बात, ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपकी यूनिट 2 में जो पार्ट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूनिट 5 के लिए भी। बहुत से लोग बोलेंगे कि अलग अलग होगा, तो अलग अलग पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत समय नहीं है। और जो गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये आज क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ECC की जो योजनाएं हैं और उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या बातें कही गई हैं इसमें। ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की निरंतरता की जिम्मेदारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा मंत्रालय की रहेगी। यानी कि पूर्व प्राथमिक से शुरू करते हैं और आपकी जो प्राथमिक कक्षाओं तक है, कौन जिम्मेदारी लेगा? इनके पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि जो भी चलानी है उसके लिए शिक्षा मंत्रालय आपकी जिम्मेदारी लेता है। यहाँ से प्रश्न भी बनेगा कि किसकी जिम्मेदारी है, तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ECC पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अच्छा, अब ये संयुक्त रूप से क्यों कहा जा रहा है? ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि प्राइमरी जो भी हमारी अर्ली एजुकेशन होगी वो किस पर होगी? आपकी बाल वाटिका में होगी और किस में होगी? आंगनवाड़ी में होगी। आंगनवाड़ी में होगी, आंगनवाड़ी में होगी। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें किस नाम से होगी? आश्रम शाला नाम से होगी। किस नाम से होगी? आश्रम शाला। और यहाँ पर जो सामान्य क्षेत्र हैं वहाँ पे तो कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय, और जहाँ जहाँ पे महिलाओं और बच्चों के विकास की बात हो रही है तो महिला बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य है भाई, बात किया जाएगी, बच्चों की हेल्थ भी मॉनिटर की जानी है तो हेल्थ एजुकेशन जो भी मिनिस्ट्री है वो आएगी। पता, जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में चीज़ों को करना है, पाठ्यक्रम लगाना है या पढ़ाने की चीज़ों की सारी चीज़ें उपलब्ध करानी है, तो इसके लिए इनकी भी जो है पूरी तरीके से हेल्प ली जाएगी, इन्हें भी कार्य करना होगा। अब बात करें स्कूली शिक्षा में ECC को सुचारू रूप से एकीकरण के सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यानी कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो ये जितने भी कार्य करने हैं, यानी कि जो ECC के मानक हैं कि बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन देना है, उनकी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, उनको पढ़ाई लिखाई, खान पीन, पोषण और पूरा इन्वायरमेंट देना है। खासकर किन क्षेत्रों में? जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं। और कौन से लोग हैं? जो पिछड़े लोग हैं। इसमें दोनों लोग हो सकते हैं, जो आर्थिक रूप से हैं और जो क्षेत्र के आधार पर पिछड़े हैं, जहां तक मूलभूत सुविधाएं जीवन की नहीं पहुंची हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। तो इनके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो पूरे कार्य को मॉनिटर करेगी और जैसी जरूरत होगी उनकी नीड को फुलफिल करेगी। अब बात क्या कर रहा है भाई, इस पाठ्यक्रम का शैक्षणिक ढांचा कैसा होगा? तो शैक्षणिक ढांचा जो होगा वो NCERT द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। अब यह भी एक प्रश्न बन गया कि जो है कि ECC का पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो NCERT के द्वारा। प्री स्कूल के 3 वर्षों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम पहले से ही NCERT द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। यानी कि कह रहा है कि जो प्री स्कूल का NCERT ने फार्मूला बनाया है पहले से, जरूरत पड़ी तो इसको और इंप्रोवाइज किया जाएगा और बिल्कुल इंप्रोवाइज किए जाने के लिए गठन हो ही रहा है टास्क फोर्स आदि का। और इनका उद्देश्य क्या है कि भाई बच्चों का समग्र विकास है। जैसे कि अभी तक हमारे विद्यालयों में क्या होता है कि बस बच्चे को रटा दो भाई, गिनती आ जाए, उसको पहाड़ा आ जाए, टेबल आ जाए, ठीक है, काउंटिंग आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए? बोलना आ जाए, पोइम रट ले बच्चा। लेकिन क्या वो पोइम सीख रहा है? तो पोइम्स उसे याद हो सकें इसके लिए क्या है भाई, गा गा के पोइम उसको सिखाएं, उस पोइम का महत्व समझाएं। जैसे नहीं है कि वो देखो आसमान में तारे कितने सुंदर कितने प्यारे। अब आप उनको इमेजिनेशन कराइए क्लासरूम में, फोटो पिक्चर्स दिखाइए, जरूरत पड़े तो एक्सपीरियंस कराइए, और इस तरीके से बालक की तर्क शक्ति भी बढ़ाइए, तर्क शक्ति बढ़ाइए, उनकी समझ विकसित करिए। ठीक है, उनको एक्टिविटी, गतिविधि आधारित शिक्षा दीजिए, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए, उनका शारीरिक विकास में ये भागीदारी निभाएगा, मानसिक विकास में भागीदारी ये निभाएगा। और उसके बाद
किस तरीके से समाज में लोगों के साथ उसे बिहेव करना है, इसकी शिक्षा मिलेगी। कैसे शिक्षा मिलेगी इसकी? अपने साथियों, पीयर ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके मिलेगी। और मोरल आप देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, सही गलत का ज्ञान देंगे कि क्या करना गलत है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे चैप्टर्स डाले जाते हैं ना कि गलत करने वाले को गलत मिलता है, सही करने वाले को अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों में मोरल जो है वैल्यूज़ को डेवलप करेंगे। और क्या बातें हैं भाई? राज्यों और शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों को पाठ्यक्रम में उन्मुख किया जाएगा। मतलब राज्य की भूमिका भी होगी, राज्य को इन सारी टास्क फोर्स हैं या ये जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें बेहतर तरीके से कार्य करना है। शिक्षकों की भूमिका है भाई, शिक्षक ऐसा नहीं हो कि एकदम मजे लेने लगे। हितधारकों को भी पाठ्यक्रम में उन्मुख किया जाएगा। अब हितधारक कौन कौन से हो सकते हैं भाई? हितधारक में आप एनजीओज वगैरह को इन्वॉल्व कर लीजिए, या ऐसे लोग जो लोग शिक्षा व्यवस्था में अपना रोल अदा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हेल्प लेनी पड़े तो लीजिए। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम को आने वाले समय में अपवर्ड लिंक प्रदान किया जाएगा, बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से इंप्रोवाइज किया जाएगा और इस तरीके से बनाया जाएगा जो कि ये पूरक सिद्ध हो। यानी कि आपने जो 3 वर्ष तक की आयु तक जो शिक्षा देनी है, 3 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा देनी है, यह पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं है, लेकिन यहां से पुस्तकीय ज्ञान को इन्वोल्व किया जा रहा है। कहां से? कक्षा 1 से, वो भी हल्की कहानी और कैसी हो, चमक धमक और चित्रों पर आधारित हो। तो अपवर्ड लिंक इसको प्रदान करने की बात की जा रही है। अब क्या करा भाई? कार्यान्वयन और शैक्षणिक ढांचा कैसा हो, इसमें कुछ और बातें दी गई हैं। क्या बातें दी गई हैं ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा तथा 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ईसीसी को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। प्रश्न बन गया कि एनसीईआरटी कौन विकसित करेगा, ये पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा? तो एनसीईआरटी विकसित करेगा। दूसरा प्रश्न बचेगा कि कितनी आयु तक को ईसीसी 2 भागों में बांटता है और कौन कौन से भागों में बांटता है? तो 0 से 3 वर्ष बच्चों के लिए एक फ्रेमवर्क रहेगा, 3 से 8 वर्ष के लिए एक फ्रेमवर्क रहेगा। समझ रहे हैं? तो 0 से 3 वर्ष के लिए एक फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष के लिए एक फ्रेमवर्क। तो इस तरीके की बात की जा रही है। मेनली जो है कम आयु के बच्चों में ज़्यादातर पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी होती है उनका पोषण, उनका मानसिक विकास और खेल में सिखाना। हर चीज़ें किस खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा देना। बच्चों की प्रगति कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो भी कार्य किया जा रहा है इसको मॉनिटर किया जाएगा। क्या आपने जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं मजे ले रहे हैं या पढ़ा भी रहे हैं? तो बच्चों की प्रगति होगी, बच्चों का जो है प्रोग्रेशन होगा। तो इससे पता चलेगा कि कार्यक्रम जो भी चलाया जा रहा है, ये जो भी मॉड्यूल लाया जा रहा है, क्या वो सफल रूप से क्रियान्वित हो रहा है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसकी निगरानी के लिए पूरी तरीके से एक मॉड्यूल बनाया जाएगा ताकि कोई अपने काम में लापरवाही ना कर सके और इसके जो रिजल्ट आए। प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम पर दिशा निर्देश एनसीईआरटी दस्तावेजों को आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री स्कूल द्वारा उपयोग किया जाएगा। यानी भी जो भी एनसीईआरटी गाइडलाइन जारी करेगा या आंगनवाड़ी केंद्र है या जो भी ये प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये उनको पूरी तरीके से उपयोग करेंगे, इन निर्देशों का पालन करेंगे। और नहीं करेंगे तो ये भाई निगरानी तंत्र लगी ही है आपके लिए। क्या रहा भाई? क्षमता का निर्माण और शिक्षकों का सशक्तिकरण। अब भाई सारी व्यवस्था तो आप जितना आपने बातें कर ली, ये बातें तब तक बातें हैं जब तक आप इन पर अमल न करें। और इस पर अमल करने के लिए आपको सबसे बड़ा आपका स्तंभ कौन है? तो वह है शिक्षक। तो शिक्षक के लिए भी आपको चीज़ें करनी है ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए। अब वो बेहतर करने के लिए चीज़ें आपको क्या करनी है भाई? तो प्री स्कूल शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी कि टीचरों का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें भी टीचर को जैसी भी आवश्यक प्रशिक्षण की बात है वो प्रशिक्षण दी जाएगी। अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि भाई प्राइमरी तक की शिक्षा अलग है, प्री प्राइमरी के लिए अब नई तरीके की चीज़ें इनरोल कराई जा रही हैं। इसको लेकर भारत में देखें तो सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल्स में ही ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत कम है, क्योंकि आंगनवाड़ी तक ही गवर्नमेंट स्कूल में सीमित है चीज़ें। तो इन चीज़ों पर बेहतर तरीके से कार्य करना होगा। और शिक्षक जो अभी तक आनंद ले रहे थे, सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे आंगनवाड़ी का, क्योंकि आंगनवाड़ी में गवर्नमेंट शिक्षक बहुत कम होते हैं ना, तो जब अच्छे शिक्षकों को लाया जाएगा, ट्रेन शिक्षकों को लाया जाएगा, और तो इस तरीके से वो बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाएंगे भी। अब यहाँ करा प्रशिक्षण पैकेज में मानकीकृत मॉड्यूल, पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ, लघु फिल्में। अब भाई बच्चों को पावर पॉइंट के माध्यम से आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग में क्या रहेगा, ये बच्चों के लिए नहीं, आपकी ट्रेनिंग क्या रहेगा, आपको मानकीकृत स्टैंडर्डाइज आपको मॉड्यूल दिया जाएगा जिसमें पावर पॉइंट से आपको चीज़ों को समझाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी चलाई जाएंगी। और ये पैकेज प्री स्कूल शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भर करना, ये अल्पकालिक होगा। जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत होंगी वहाँ वहाँ वैसे आपको दिया जाएगा।
हमेशा दिया जाता है। जो लोग जिनके मित्र दोस्त या घर के कोई मेंबर 69,000 यूपी की भर्ती में हो या किसी भर्ती में हो, तो उनको पता होगा कि ऐसे मॉड्यूल दीक्षा ऐप वगैरह पे चलाए जाते हैं और उनमें उनको ट्रेनिंग समय समय पर ट्रेनिंग पूरा करना पड़ता है। तो ये क्या है, अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए होते हैं। जैसे जैसी नीड होती है वैसे वैसे प्रशिक्षण को इम्प्रोवाइज किया जाता है। इस सामग्री को आवश्यकता के अनुसार संदर्भित किया जा सकता है और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है। मैंने क्या कहा कि जैसी नीड रहेगी उस हिसाब से इसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा, उसके अनुसार बदलाव इन सामग्रियों में किया जाता रहेगा। अब आ जाइए, क्या बातें कर भाई, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने की पहल। अब यानी कि जो संस्था सुदृढ़ कैसे बनेगी, सुदृढ़ बनाने के लिए आपको सारी चीजें उपलब्ध करानी होंगी। आपका जो ढांचा है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, और वो लचीला किसके अनुसार होना चाहिए, शिक्षक के अनुसार या छात्र के अनुसार। तो हमारी शिक्षा है बाल केंद्रित है, तो बच्चे के अनुसार चीज़ें लचीली होनी चाहिए और उसके अनुरूप चीज़ों को जरूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी किया जाना चाहिए। जैसे वो सीखे वैसे सिखाना चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चे का सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए SCERT, DIEET, MLTCC की मौजूदगी में क्षमताओं को मजबूत बनाया जाएगा। ये क्षेत्रीय बोर्ड की बात की जा रही है, यानी कि जैसे अगर आपको क्षेत्रों में लाना है तो SCERT क्षेत्रीय बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। तो इस तरीके से इनके एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा गूगल करने पड़ेंगे। बाकी मैं इनके एक्सप्लेनेशन एक अलग PDF बना के आपको दे दूंगा, वहाँ से भी कर देंगे। तो यहाँ से मौजूदा जो क्षमताएं हैं उनको और बेहतर कैसे बनाया जाए, उनको और मजबूत कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। राज्य अपनी क्षेत्रों में जो है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी नहीं, अर्ली एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, अर्ली एजुकेशन और चाइल्ड केयर की सेल बनाए और विशिष्ट अनुसंधान हेतु संसाधन केंद्र विकसित करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अनुसंधान के लिए संसाधन केंद्र द्वारा विकसित किया जाएगा, जो स्थानीय विशिष्ट शिक्षण सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण करने में मदद प्रदान करेगा। राज्य की अपनी सेल हो जाएगी, यानी कि कौन सी हो जाएगी, ECC की सेल बना देंगे और विशिष्ट अनुसंधान हेतु केंद्र से फंडिंग होगी, केंद्र विकसित करेगा उसे। और स्थानीय स्तर पर शिक्षण सामग्री को विकसित करना है। स्थानीय स्तर पर कैसे विकसित करना है भाई, कैसे शिक्षण सामग्री की बात की जा रही है भाई, स्थानीय स्तर पर जो बालक की स्थानीय लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, स्थानीय कहानियां हैं, स्थानीय कविताएं हैं, स्थानीय लोकगीत हैं, लोकोक्तियां हैं, इनको ऐसे मटेरियल विकसित किया जाएगा। और ऐसे मटेरियल को विकसित करने के लिए फिर राज्य की हेल्प चाहिए ना, क्योंकि ये राज्य के अंदर में आते हैं ये सारे क्षेत्र, और उनके प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा एक पूरा अच्छा बैकग्राउंड। SCERT के सहयोग से NCERT पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाएगा। यानी कि भाई NCERT तो नेशनल स्तर पर है, SCERT स्टेट बोर्ड है। तो अब स्टेट की जो मटेरियल है, मान लीजिए आप ऐसे समझिए, राजस्थान का इतिहास अलग है, कर्नाटक चले जाइए वहाँ का इतिहास अलग है। तो सभी क्षेत्रों के अपने अपने अलग अलग हिस्ट्री है। तो ऐसे क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्षेत्रीय चीज़ों का प्रसंग शामिल करना है, तो इसके लिए NCERT प्रासंगिक बनाएगा इन्हें, और शिक्षकों के प्रशिक्षण, समुदाय की गतिविधियां, ECC कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। अब ये ECC कार्यक्रमों के प्रति लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है, इसलिए ताकि ये लोग समझें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को भी विद्यालय में लाना जरूरी है। उनको सिर्फ स्कूल ही नहीं, कैसे समाज भी किस तरीके से पोषित कर सकता है, बच्चों के साथ बिहेव कैसे कर सकता है, और उसके बाद माता पिता की क्या भूमिका होगी, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इसमें शिक्षक के साथ साथ माता पिता की भूमिका भी अहम हो गई है, माता पिता की भूमिका भी अहम हो गई है। अब बात करें भाई ECC के सफल कार्यान्वयन हेतु हितधारकों की भागीदारी, यानी जिनकी जिनकी भी भागीदारी है वो सफल कार्यान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों की देखभाल, कि बच्चों की देखभाल का सही तरीका क्या हो। ये नहीं कि बच्चों को देखभाल के लिए कोई बच्चा आया वो गंदा है, उसके कपड़े गंदे हैं तो आप उसको भगा दें, या फिर वो उचित शब्दों का प्रयोग न करें तो उसे पीट दें, या कोई बच्चा बीमार है तो आप उसको बाकी बच्चों से दूर रखेंगे, उसे कुपोषित मतलब कि उसे जो है छुआछूत की तरह उसे ट्रीट करेंगे। तो इन चीज़ों का देखभाल करना है आपको। बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी है, उनकी मानसिक स्थिति की भी देखभाल करनी है, पूरा ओवरऑल उनका अच्छा देखभाल करना है, जिसमें पौष्टिक आहार सबसे अहम है। जैसे कि गरीब लोगों के बच्चे मोस्टली इसलिए विद्यालय जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, तो पौष्टिक आहार दें, विद्यालय की भूमिका इसमें होती है। प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकताओं आदि पर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यानी कि जो अभिभावक हैं उनकी पेरेंटिंग जो है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो होती है ना, उस तरह एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें अभिभावकों के शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि उन्हें यह बताया जाए कि आप बच्चों की किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों से उन्हें बचाएं और किन किन चीज़ों में उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। स्वास्थ्य प्रारंभिक शिक्षा के
विभिन्न विषयों पर मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय और अभिसरण, यानी कि इनकी बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दें। एक बच्चा आ रहा है तो बच्चा बस आपको बच्चा विद्यालय भेजना है, लेकिन अब गवर्नमेंट का नीति ऐसी है कि बच्चे की पूरी देखभाल उन्हें करनी है, चाहे वो उसके पोषण की हो चाहे उसके स्वास्थ्य की हो। अब इसके लिए जैसी नीतियां होंगी उनको समन्वित करके पूरी तरीके से प्रोग्रेशन पे लाया जाएगा। बुनियादी स्तर पर शिक्षा की शुरुआत पेश करने के लिए नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। अभी जो बात की जा रही है ना कि नई जो शिक्षा नीति में ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जा रही है, चाइल्डहुड केयर यानी कि बच्चों की देखभाल भी है और शिक्षा भी है। तो बुनियादी स्तर पर कैसी शिक्षा उनको दी जाए और उसको बेहतर तरीके से, अगर गतिविधि आधारित शिक्षा करनी है, खेल आधारित शिक्षा करनी है, पुस्तकीय ज्ञान को नहीं रखना है, तो उसके लिए क्या मॉड्यूल होगा, कैसा ढांचा होगा, इसको विकसित करना। और सफल पहलों से सीखना, अनुभव साझा करने के लिए सम्मेलनों का, कार्यशालाओं का आयोजन। भाई सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन क्यों होगा कि भाई जो लोग शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक हैं या जो भी मॉड्यूल पे काम करने वाली टीम है, उन लोगों ने जो अप्लाई किया उसका क्या उन्हें रिजल्ट मिला, वो कैसा अनुभव रहा, कौन से अनुभव सकारात्मक रहे, इस सम्मेलन में आके वो बाकी शिक्षकों से साझा करेंगे, जिससे बाकी लोग भी कहेंगे कि नहीं भाई ये तरीका सही है, हम इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें उल्टी पड़ जाएं, नकारात्मक उसका असर पड़े, तो वह भी ये लोग शेयर करेंगे कि भाई मैंने ये मॉड्यूल अपनाया था, ये पूरी तरीके से नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ा, इस तरह के इम्पैक्ट हमें नहीं करने चाहिए या इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे और कार्यशाला भी आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर लोगों को बेहतर, टीचरों को और बाकी लोगों को बेहतर मॉड्यूल ट्रेनिंग दी जाएगी और अनुभव साझा करने के मौके मिलेंगे। तो ये बातें थी आज हमारे पूरे इस सेशन की। मैंने एकदम इन शॉर्ट में इसको निपटाने की कोशिश की है ताकि ये चीज़ें ज़्यादा लंबी ना हो। अब आपको तीनों पीडीएफ इस सेशन के आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। यही मैं लाइव लेता तो ये वीडियो कम से कम 35 से 40 मिनट का बनता, लेकिन अब लाइव न होने की वजह से शॉर्ट में चीज़ें डिटेल हो रही हैं और हमें अब एग्ज़ाम से पहले शॉर्ट में ही पढ़ना ज़रूरी भी है। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस में मैं आपको बचे सिलेबस, खासकर उन पार्ट को, कौन से पार्ट जो न्यू हैं और जो कठिन है, जो मिल नहीं रहे हैं, मैं ऐसे पार्ट को कराने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बेसिक पार्ट जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिल जाएगा कि क्या क्या वृद्धि विकास है, या मोस्टली मिल जाएगा, तो इनसे मैं थोड़ी सी आपको दूरी बना के रहूँगा, क्योंकि ये आप बुक से भी पढ़ लेंगे। जो चीज़ें आपको खोजने में परेशानी होंगी और जिनसे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आप यूनिट 5 देखेंगे, तो यूनिट 5 का सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा रोल ऑफ स्कूल और उनके क्या एम है, स्कूल की भूमिका क्या है, क्या उनके उद्देश्य हैं शिक्षा में। फिर उसके बाद एनईपी 2020 दिया है, तो उसमें एनईपी 2020 में क्या आपसे पूछेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन पूछेगा, यानी कि जो हम ईसीसी कर रहे हैं। उसके बाद क्या पूछेगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पूछेगा, ये आपकी यूनिट 2 में भी है। उसके बाद क्या पूछेगा, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। एक तो करिकुलम आपकी यहाँ पे भी है, यूनिट 2 में भी है, और एक करिकुलम आपके यूनिट 5 में भी है। उसमें क्या भाई कि एनईपी 2020 ने क्या करिकुलम की बात की है, क्या करिकुलम की बात की है। तो काफ़ी एक दूसरे से ये हेल्प करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको और भी देखना पड़ेगा यूनिट 2 के लिए करिकुलम वगैरह, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि आपको करिकुलम को समझना होगा कि जो लेसन प्लान वगैरह क्या होगा ये भी समझना है, ईयर प्लान का होगा ये भी समझना है, टीएलएम वगैरह के बारे में भी जानना है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और उसके अलावा क्या है यूनिट 5 में, भाई कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, ये हमने देख ही लिया है, दोनों यूनिट के लिए कॉमन करके देख लिया है, क्योंकि भाई अब अलग अलग देखने का समय नहीं है, तो दोनों यूनिट को कॉमन करके देखना ही जरूरी है। और उसके बाद क्या है भाई, आपका तीसरा पार्ट है जो है कि गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, यानी कि चाइल्ड राइट्स क्या है, बच्चों के अधिकार क्या है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि जो भी इनके राइट्स हैं इनको पूरी तरीके से सुरक्षित करें या बच्चों को सिक्योर करें और एक अच्छा वातावरण दें। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आरटीई है, आरटीई से कम मेरा अनुमान है कि 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से 4 आरटीई से बनेंगे, क्योंकि एनईपी का बड़ा रोल है। और 1 से 2 मेरे अनुमान है कि बनेंगे, 2 के आसपास आपकी जो चाइल्ड राइट्स के एक्ट से बन सकते हैं, और बाकी जो लगभग 4 से 5 है वो आपकी ईसीसी, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी से, इस तरीके से इनसे बनेंगे। वैसे इनके क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं क्योंकि यूनिट 2 में भी ये टॉपिक कॉमन है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और देखते रहिएगा लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।